Hey guys, welcome back to another video of accounting for not for profit organization. So guys, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर बताया था। आज हम इस वीडियो के अंदर जो कवर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 1 बेसिक अकाउंटिंग टर्म रिवीजन ऑफ क्लास 11th। इसके अंदर हम सीखेंगे 11th की कुछ बेसिक टर्म्स जिसको समझना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको एनपीओ को समझना है तो वो कौन सी बेसिक टर्म्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर यूज होती है, वन बाय वन हम जो है इस पे डिस्कशन करते हैं। क्योंकि अगर बेस क्लियर नहीं होगा आपका तो आपके लिए ये चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता रहेगा। बच्चों को ये चैप्टर डिफिकल्ट इसीलिए ही लगता है क्योंकि बेस क्लियर नहीं है। क्योंकि अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो मेरे भाई बिल्डिंग गिर जाएगी। तो सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं कि वो कौन कौन सी टर्म्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर यूज हो सकती हैं। तो सबसे फर्स्ट टर्म आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका नाम है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? कह रहा है द टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट एंटर्ड इनटू बाय द पार्टीज एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिजनेस ट्रांजैक्शन का ये मतलब होता है कि वो ट्रांजैक्शन और इवेंट जो सबसे पहली बात तो फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट एंटर्ड इनटू बाय द पार्टीज, जब दो पार्टीज के बीच में किसी भी तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। It is a financial event which can be expressed in term of money and bring change in the financial position of an enterprise। मतलब कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि मनी की टर्म में होना चाहिए और जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो है चेंज लेकर आए उसको हम जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। It is a concern with two parties involving the transfer of exchange of goods and services। जब दो पार्टीज के बीच में आपस में गुड्स का सर्विसेज का जब एक्सचेंज होता है, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर करती है और मनी की टर्म में उसकी जो है कुछ वैल्यू होनी चाहिए, उस ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए लाइक सेल ऑफ गुड्स कह सकते हो, परचेज ऑफ गुड्स कह सकते हो। तो ये सारे जो एग्जांपल हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के जो हैं ये आपके एग्जांपल है। सेकंड की अगर हम बात करें तो ये है जी कैपिटल। कैपिटल जो है क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कंफ्यूजिंग बच्चों का, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इन द बिजनेस। कह रहे जी वो पैसा जो प्रोप्राइटर ने और पार्टनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करा है उसको जो है कैपिटल कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रोप्राइटर और पार्टनर पता होना चाहिए। प्रोप्राइटर कौन? ऑनर कह सकते हो भैया, जिसने पैसा लगाया है और रिस्क जो है उठाया है वो प्रोप्राइटर कहलाता है। तो जितना भी पैसा ऑनर ने या प्रोप्राइटर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करा है उसको हम कैपिटल कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, वो मनी की फॉर्म में भी हो सकती है और एसेट हैविंग मनी वैल्यू, और किसी एसेट की टर्म में भी हो सकती है जिसकी कुछ मनी वैल्यू हो। यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा कि केवल पैसा ही लगा सकता है, पैसे के अलावा अगर वो कोई भी एसेट लगा रहा है जिसकी कोई मनी वैल्यू है तो वो भाई कैपिटल कहलाती है। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से कान खोलकर सुनना है। इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड द प्रोप्राइटर और पार्टनर। ये जो है कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है क्योंकि जब बिजनेस बंद होता है तो बिजनेस को ये पैसा वापस रिटर्न करना पड़ता है प्रोप्राइटर को या ऑनर को। क्योंकि हमने अभी नेक्स्ट टॉपिक में अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई बिजनेस और ऑनर दोनों की अलग अलग एंटिटी होती है। जो कैपिटल होती है ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है और कौन सी लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी है। अभी हम पढ़ेंगे लायबिलिटी क्या होती है, कितने तरीके की होती है। तो कैपिटल जो है प्रोप्राइटर ने लगाई है, प्रोप्राइटर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ही बंदा है, इसलिए कैपिटल जो है वो एक तरीके की इंटरनल लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि लायबिलिटी क्या होती है? सबसे पहली बात तो वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। लायबिलिटी मतलब होता है जी उधार, बोझ। लायबिलिटी मीन द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर एंड टू द प्रोप्राइटर। कह रहा है लायबिलिटीज जो है वो अमाउंट है जो बिजनेस को पे करना है, एक तो आउटसाइडर को, बाहर के पर्सन को, और टू द प्रोप्राइटर और इंटरनली। प्रोप्राइटर मतलब इंटरनली का पर्सन क्योंकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, और आउटसाइडर वो सारे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है।
तो भैया टोटल मिला के वो पैसा जो बिजनेस को पे करना है इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों मिलाकर वो कहलाती है लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटी मतलब उधार, बिजनेस के ऊपर टोटल कितना उधार है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टर्म पर। नेक्स्ट टर्म है एसेट्स। एसेट्स जो है क्या होते हैं, कह रहा है एनीथिंग विच विल बी इनेबल द फर्म टू गेट कैश और अ बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन एसेट। हर वो चीज एसेट होती है जो बिजनेस को क्या करती है, टू गेट कैश, कैश को जो है प्राप्त करने में हेल्प करती है और फ्यूचर में जो है बेनिफिट देती है, वो एसेट कहलाती है। लाइक लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, कुछ बहुत तरीके के एसेट होते हैं। तो हर वो चीज एसेट है जिससे फर्म को या बिजनेस को जो है फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है या उसके अंदर जो है वो उस चीज के लिए इनेबल है फर्म को कैश दिलाने में, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका एसेट। लाइक लैंड, बिल्डिंग, गुडविल एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। अब है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो कि इसमें एनपीओ के अंदर यूज होती है, अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपको सुनना है। नेक्स्ट टर्म इज रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट, गुड्स और सर्विसेज। कह रहा है जी रिसिप्ट्स वो अमाउंट है, रिसिप्ट मतलब पैसे आएंगे, ठीक है। अब किसको बेचने से आएंगे, फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज, तीन चीजों को बेचने से, एसेट, गुड्स और सर्विसेज, इन तीनों को बेचने से जो पैसे आते हैं वो रिसिप्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। अब जो रिसिप्ट्स होती है ये भी दो तरीके की होती है, ठीक है। तो देखेंगे कौन कौन से तरीके की होती है। तो सबसे पहले जो रिसिप्ट्स है उसको कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कह रहा है इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स। एसेट्स को बेचने से आपके पास जितने भी पैसे आ रहे हैं वो आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाती है। लाइक सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ बिल्डिंग, तो ये तो है कैपिटल रिसिप्ट्स। बट रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी होती है, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और गुड्स और सर्विसेज को बेचने से आपके पास जितना भी पैसा आ रहा है वो आपके लिए क्या कहलाएगा, वो आपके लिए कहलाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जो रिसिप्ट्स होती है उसके अंदर क्या है, गुड्स को, सर्विसेज को और एसेट को बेचने से जितने भी पैसे मिलते हैं वो रिसिप्ट्स है। और ये सब डिवाइड है टू कैटेगरी में, कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल वाली कौन सी है, जो पैसे केवल एसेट से बेचने को मिल रहे हैं, और रेवेन्यू वाली कौन सी है, वो पैसे जो आपको केवल गुड्स और सर्विसेज को बेचने से मिल रहे हैं। क्योंकि हम एसेट रोज नहीं बेचते इसलिए ये डेली रूटीन से रिलेटेड नहीं है, और क्योंकि हम गुड्स और सर्विसेज डेली बेचते हैं, डेली खरीदते हैं, तो ये आपकी जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है ये आपकी डेली रूटीन से रिलेटेड होती है, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज हम डेली बेचते हैं। तो ये लाइन आपको दिमाग में फिट कर लेनी है। कैपिटल रिसिप्ट डेली रूटीन से रिलेटेड नहीं होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट आपकी डेली रूटीन से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। बिल्कुल सिमिलर है रिसिप्ट्स की तरह, बट एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा। कह रहा है वो पैसे जो आपने खर्च किए हैं तीन चीजों को एक्वायर करने में या परचेज करने में, कौन कौन सी वो तीन चीजें हैं, एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। एसेट को खरीदने में, गुड्स को खरीदने में और सर्विसेज को खरीदने में, इन तीनों को खरीदने में आपके जितने भी पैसे खर्च हो रहे हैं वो आपके लिए एक्सपेंडिचर कहलाता है। और ये भी फिर सब डिवाइडेड है टू कैटेगरी के अंदर। जैसे रिसिप्ट्स होती है टू कैटेगरी के अंदर, बिल्कुल सिमिलरली ये भी जो है दो तरीके के होते हैं। तो पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कैपिटल। इट इज द एक्सपेंडिचर incurred to acquire asset or improving the existing asset which will increase the earning capacity of the business। वो पैसे जो आप एसेट को खरीदने में लगा रहे हो या एसेट को इम्प्रूव करने के लिए लगा रहे हो वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, जिससे कि बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी जो है बढ़ती है। विल गिव बेनिफिट टू द बिजनेस इन मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कह रहा है इसका बेनिफिट आपको जो है एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलता है। लाइक फॉर एग्जांपल के लिए परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ फर्नीचर, तो ये सारे जो एग्जांपल हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल हैं। और क्योंकि हम मशीनें जो है रोज नहीं खरीदते, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये डेली रूटीन का खर्चा जो है नहीं है।
और इसका उल्टा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। वो पैसे जो आप गुड्स और सर्विसेज को एक्वायर करने में, परचेज करने में लगा रहे हो, वो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। और इसका बेनिफिट आपको केवल 1 साल तक के लिए ही मिलता है, उससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए आपको नहीं मिलता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड को जो है हम इस पे शो करते हैं, लाइक रेंट कह सकते हो, ठीक है, और क्या कहते हैं, सैलरी कह सकते हो, ये सारी चीजें। मतलब कि एक्सपेंडिचर का क्या मतलब हुआ भाई, वो खर्चा जो एसेट को, गुड्स को और सर्विसेज को, इन तीनों को एक्वायर करने में या परचेज करने में जितना भी पैसा लग रहा है वो आपके लिए एक्सपेंडिचर है। सब डिवाइडेड है 2 कैटेगरी में। कैपिटल मतलब वो पैसा जो केवल एसेट को खरीदने में जा रहा है और बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। और रेवेन्यू वो पैसा जो गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में जा रहा है और बेनिफिट केवल 1 साल तक के लिए मिलेगा। गाइज ये टर्म्स आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझनी है, क्योंकि ये वही टर्म्स हैं जो एनपीओ के अंदर जो है यूज होती हैं, ठीक है। अब एक और तरीके का एक्सपेंडिचर होता है जिसको कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर। कह रहा है नेचर में तो ये रेवेन्यू वाला ही है, मतलब कि बेनिफिट जो है डेली रूटीन से रिलेटेड ही है, बट इसका जो ये कह रहा है राइट ऑफ और चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। बट कह रहा है ये एक ऐसा खर्चा है जिसको आप 1 साल के अंदर अंदर राइट ऑफ नहीं कर सकते, 1 साल के अंदर अंदर खत्म नहीं कर सकते। ये एक ऐसा खर्चा होता है जिसके लिए आपको 1 से ज्यादा साल लग जाते हैं राइट ऑफ करने के लिए, चार्ज करने के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल के लिए जब हम बल्क में एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसको हम 1 साल के अंदर राइट ऑफ नहीं कर सकते, उसको राइट ऑफ करने के लिए हमें 1 से ज्यादा साल लग जाते हैं। तो जो बल्क में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लार्ज एडवर्टाइजमेंट, वो आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज रेवेन्यू। रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट विच एज अ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। आपको यहाँ पे एक वर्ड समझना है, ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन आपका जो भी काम है, जो भी आप काम करते हो, आपका कंप्यूटर का काम है तो भैया उससे आपको जो भी पैसे मिल रहे हैं वो आपके लिए रेवेन्यू है, ठीक है। जो भी आपका मेन वर्क होता है, जो भी आपका मेन बिजनेस है, उससे आप जितने भी पैसे अर्न कर रहे हो वो आपके लिए रेवेन्यू है, ठीक है। आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज से जितने भी पैसे आप कमा रहे हो वो आपके लिए रेवेन्यू है, ठीक है। आप गुड्स बेच रहे हो, सर्विसेज बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, उससे आपको जितने भी पैसे मिल रहे हैं वो आपके लिए रेवेन्यू कहलाएगा। फिर है नेक्स्ट टर्म एक्सपेंस। एक्सपेंस इज अ वैल्यू विच हैज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अब एक्सपेंस मतलब भी खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर मतलब भी खर्चा होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्सपेंस 1 साल के अंदर अंदर ही एक्सपायर्ड हो जाएंगे, ठीक है, बट एक्सपेंडिचर मतलब बड़ा खर्चा, ठीक है। एक्सपेंडिचर में कैपिटल भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है, बट एक्सपेंस केवल 1 साल तक के खर्चे जिसको केवल 1 साल के अंदर ही एक्सपायर्ड हो जाएंगे, उससे ज्यादा साल के लिए नहीं चलेंगे। एक्सपेंस मतलब छोटा खर्चा और एक्सपेंडिचर मतलब बड़ा खर्चा, ठीक है। रेवेन्यू मतलब वो सारे पैसे जो आपके ऑपरेशन, मतलब जो भी आपका मेन वर्क है, जो भी आपकी मेन एक्टिविटी है, उससे आपको जितने भी पैसे मिल रहे हैं वो आपके लिए रेवेन्यू कहलाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगली टर्म पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कंफ्यूजिंग टर्म बचेगी प्रीपेड एक्सपेंस। It is an expense that has been paid in advance and the benefit of which will be available in the following year or years। कह रहा है वो पैसे जो आपने एडवांस में पेड कर दिए हैं, अभी नहीं देने थे, कुछ टाइम बाद देने थे, और उसका बेनिफिट आपको आने वाले साल में या आने वाले सालों में जो है मिलने वाला है। जैसे कि भाई ट्यूशन की फीस पेड कर दी हमने, पहले हम पेड करते हैं, फिर उसका जो है हमें बेनिफिट मिलता है आने वाले महीने में। तो जो ट्यूशन की फीस हम पेड करते हैं वो एग्जांपल है प्रीपेड का। दूसरा वर्ड है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज नॉट बीन पेड बट द बेनिफिट देयर ऑफ हैज ऑलरेडी बीन अवेल्ड। आपने मजे पहले ले लिए लेकिन पैसे जो है आपने अभी तक नहीं उतारे उसके। 1 महीना फीस आप पढ़ लिए लेकिन फीस नहीं दी, टीचर बोले जा रहा भाई फीस दे दे, लेकिन मैं नहीं दूंगा, मैं तो भैया तू मेरे से पैसे लेके दिखा दे। तो 1 महीना जब आपने पढ़ लिया लेकिन जब आप पैसे नहीं देते तो वो आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो आपको देना था बट आप नहीं दे पाए हैं, आप फेल टू पे हो गए हैं। ऊपर आपने एडवांस में दे दिए, नीचे आपने दिए ही नहीं।
उसके बाद नेक्स्ट टर्म है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? जब आपका रिवेन्यू, एक्सिस ऑफ रिवेन्यू ऑफ अ बिजनेस ओवर इट्स कॉस्ट। जब आपका रिवेन्यू, अभी पीछे पड़ा है कि भाई जितने भी आपके ऑपरेशन से जितने भी पैसे मिल रहे हैं, जब आपका रिवेन्यू आपके एक्सपेंस से ज्यादा हो जाता है तो वो आपके लिए प्रॉफिट कहलाता है। पैसे ज्यादा आ रहे हैं, खर्चा कम हो रहा है तो प्रॉफिट है। लॉस कब होगा? इट इज द एक्सिस ऑफ एक्सपेंस। जब खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और रिवेन्यू कम रह जाता है तो वो आपके लिए लॉस कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट और सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग टर्म डेटर। डेटर और क्रेडिटर कौन होते हैं? मैं अभी भी अगर 12th के बच्चे से पूछ लूं डेटर को पैसे देने हैं या लेने हैं, वो अभी भी कंफ्यूज है। तो कह रहा है भाई, अ पर्सन हु ओव्स अमाउंट टू द एंटरप्राइज ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड अ डेटर। डेटर वो पर्सन है जिसको ऑर्गेनाइजेशन ने जो है उधार गुड्स और सर्विसेज सेल कर दिए हैं। जब मैंने किसी को उधार माल बेचा तो भाई मुझे उससे पैसे लेने हैं। क्यों लेने हैं? क्योंकि मैंने उसे उधार माल बेचा है। और क्रेडिटर कौन है? अ पर्सन टू whom an enterprise owes amount on account of credit purchase of goods and services is called a creditor। क्रेडिटर वो पर्सन है जिससे हमने गुड्स और सर्विसेज उधार खरीदा है, हमें उसको पैसे देने हैं। डेटर से पैसे लेने हैं क्योंकि उधार माल बेचा है, क्रेडिटर को पैसे देने हैं क्यों? क्योंकि हमने उससे उधार गुड्स और सर्विसेज खरीदे हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म इज डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन is a fall in the value of an asset because of uses or with the passage of time or obsolescence or accident। जब हम फिक्स एसेट को यूज करते हैं और उसकी वैल्यू में जो कमी आती है बिकॉज उसके यूज करने से, उसका टाइम बीत जाने से, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, जब भी किसी फिक्स एसेट की वैल्यू में जो भी कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन जो है कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज सोल्ड। कह रहा है गुड्स और सर्विसेज को सोल्ड करने की जो कॉस्ट होती है उसको डायरेक्ट कॉस्ट जो है हम कहते हैं। और लास्ट वन इज बैड डेप्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कंफ्यूजिंग, वो पैसा जो डूब चुका है, जो कभी आपको रिकवरेबल नहीं हो सकता। इट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इरिकवरेबल। मतलब कि बैड डेप्ट हमेशा डेटर ही करता है। ठीक है भाई। डेटर कौन है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया, उससे पैसे लेने हैं क्योंकि मैंने उसको उधार गुड्स और सर्विसेज क्या करी है? सेल करी है। अगर वो पैसा देने में फेल टू पे हो जाता है तो मेरा पैसा तो डूब गया। उसने गुड्स और सर्विसेज ले ली और मैं पैसा नहीं दे पा रहा, वो इंसॉल्वेंट हो गया। अगर इंसॉल्वेंट कौन होता है? जो पैसा नहीं दे पाता। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? वो अमाउंट बैड डेप्ट हो जाएगा। बैड डेप्ट मतलब पैसे का डूब जाना, तो वो मेरे लिए बैड डेप्ट कहलाता है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसको आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी था एनपीओ को समझने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट रिसिप्ट्स आपको समझना है, एक्सपेंडिचर आपको समझना है, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल डेली रूटीन से रिलेटेड नहीं होती है, रेवेन्यू डेली रूटीन से रिलेटेड होती है। बिल्कुल एक्सपेंडिचर में भी ऐसा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मशीन वगैरह हम रोज नहीं खरीदते, डेली रूटीन से रिलेटेड नहीं है। रेवेन्यू डेली रूटीन से रिलेटेड होता है। प्रीपेड क्या होता है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है, ये सारी बेसिक टर्म्स को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। ठीक है जी। इसके अलावा अब आते हैं बात मुद्दे पर कि भाई अगर आप हमारा ये पेड कोर्स जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पेड कोर्स के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या फीचर्स जो है मिलने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुन लीजिए। आपको अगर ये पेड कोर्स आप ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले तो आपको डेली वीडियो लेक्चर मिलेंगे। ठीक है। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, DPP, मतलब कि जो भी लेक्चर हम कवर करेंगे, जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो आपको जो है सॉल्व करने के लिए दी जाएगी। डेली लेक्चर नोट्स मिलेंगे। ठीक है। जो भी लेक्चर हम कवर करेंगे आपको साथ के साथ उस लेक्चर के नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। रेगुलर टेस्ट सीरीज होगी। ठीक है। आप सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपके पास किसी भी राइटर की बुक है। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपसे ना हो रहा हो, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो किसी भी बुक से, आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9990158317,
आप मेरे को जो है मेरे व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन के पिक सेंड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा उस पे कि उसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा गाइस। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर का, जरूरी नहीं है इसी चैप्टर का, किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मात्र आपको ये सारे के सारे फीचर्स, उसके बाद जब हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा सैंपल पेपर हम जो है यहाँ पर कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे, सिलेबस कवर करेंगे, अपना एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, आंसर राइटिंग स्किल कैसे लिखते हैं अकाउंट्स के अंदर, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है स्कोर कर सके। ये सारे के सारे फीचर्स जो है गाइस आपको ओनली 100 रुपीज पर मंथ में मिल रहे हैं। कितने में? ओनली 100 रुपीज पर मंथ में जो है आपको ये सारे के सारे फीचर्स जो है मिलेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस कोर्स को, कोर्स कंपलसरी है 31 दिसंबर तक, तीनों की तीनों बुक आपका जितना भी सिलेबस है पूरा का पूरा प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम जो है यहाँ पर रिवीजन सीरीज करेंगे, अपना टेस्ट सीरीज, और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसकी जो है हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, 31 दिसंबर के बाद। क्योंकि भाई बुक करने से केवल कुछ नहीं होगा, वो आप भी जानते हैं। आपको एक्स्ट्रा अगर अच्छा स्कोर करना है अकाउंटेंसी के अंदर तो आपको बुक के अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह और बहुत सारी चीजें होती हैं अकाउंट्स के अंदर स्कोर करने के लिए जो आपको सॉल्व करनी पड़ती हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग स्किल कैसे लिखें जिससे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो है यहाँ पर गेन कर सके। तो अगर आप मेरा ये पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे जो है मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई भी इशू आ रहा हो आपको कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं टॉपिक नंबर 2 पर, और उसमें हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि हमारी क्लास 11th की ही हरकतें हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।